साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। देखिए, बहुत सारी परीक्षाएं बैक टू बैक होने वाली हैं और आज हम लोग चर्चा मुख्य तौर पर 3 परीक्षाओं को लेकर करेंगे, जिसमें एक परीक्षा है जीआईसी पीजीटी हिंदी की और एक परीक्षा है इसमें यूपी टीजीटी हिंदी। अब इनकी तैयारी के लिए हमारे पास समय बेहद कम बचे हुए। ठीक है, यूपी टीजीटी की बात करें तो यह परीक्षा जून महीने में है और जीआईसी पीजीटी की बात करें तो यह मई के अंतिम में है और यूपी पीजीटी की बात करें तो यह मई में मिड में परीक्षा होगी। तो सारी परीक्षा की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं। किसी ने जीआईसी पीजीटी का भी फॉर्म भरा है, किसी ने यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों का फॉर्म भरा है और कुछ लोगों का केवल पीजीटी है, कुछ लोगों का केवल टीजीटी। ऐसे स्थिति में हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, हमें कम समय में क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, ये सब कुछ हमें ध्यान रखना। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंट है उस पर चर्चा करेंगे कि यदि आप जीआईसी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको यूपी में 2 परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं टीजीटी और पीजीटी की, इनका भी पेपर आपको देखना चाहिए, सॉल्व करना। यदि आप केवल टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको यूपी पीजीटी और जीआईसी पीजीटी का भी पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना चाहिए। यानी इन 3 में से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको जीआईसी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब भी यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे और जीआईसी पीजीटी के बाद टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी कर रहे हैं तो पीजीटी का भी और टीजीटी का दोनों का। यानी एक निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें तीनों के ही पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। क्यों सॉल्व करने हैं? क्योंकि इनका लगभग सिलेबस एक जैसा है, लगभग पैटर्न भी इनका एक जैसा है। अब इसमें जो सबसे कठिन पेपर आपका बनेगा, सबसे कठिन पेपर जो आपका बनेगा वो बनेगा जीआईसी पीजीटी का। ये काफी स्टैंडर्ड पेपर बनता है और उससे थोड़ा सा आसान लो लेवल का जो पेपर बनेगा वो बनेगा यूपी टीजीटी का और सबसे आसान पेपर जो बनेगा वो बनेगा यूपी पीजीटी का। यानी अगर इसे हम क्रम में रखें तो फर्स्ट पे ये रहेगा, सेकंड पर ये रहेगा, थर्ड पर ये रहेगा। ठीक है, और यह भी हो सकता है कि ये रैंकिंग बदल जाए और सबसे कठिन पेपर जो बने वो यूपी टीजीटी का बने, सेकेंड लेवल का जीआईसी पीजीटी बने और थर्ड लेवल का यूपी पीजीटी का पेपर बने। क्योंकि इनमें क्या है कि एक में मुख्य परीक्षा है, प्री के बाद मेंस भी है, और एक में इंटरव्यू आपका है और एक में न तो इंटरव्यू है ना ही मेंस है, सीधे आपकी परीक्षा होगी यानी यूपी टीजीटी की। तो यूपी टीजीटी का पेपर सबसे कठिन बनेगा, यह आप मान के चलिए और यही आपको टारगेट भी रखना है। ठीक है, अब बाकी यूपी पीजीटी में और जीआईसी पीजीटी में थोड़े से प्रश्न आसान आएंगे कि आप उसको सॉल्व कर सकें, तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत उसमें नहीं है। अब अंतिम समय में हम क्या पढ़ें? हमारे पास समय बेहद कम है, ऐसे में हम क्या पढ़ लें? तो आपको जीआईसी पीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी, इसका जो है आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इसका पीवाईक्यू आप पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और इसके पीवाईक्यू को आप रट डालेंगे। ध्यान रखिएगा, इसके पीवाईक्यू को आप रट डालेंगे
अगर पीवाईक्यू से संबंधित कोई सवाल आपकी परीक्षा में आता है और आप गलत कर देते हैं, इसका मतलब आपने जानबूझकर यह काम किया है। कोई भी परीक्षा हो उत्तर प्रदेश में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से न्यूनतम 30 और अधिकतम 60% क्वेश्चन जो है वह रिवाइज किया जाता है, यानी वो दोबारा परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो 30% से सवाल 60% तक हूबहू आपके परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं। तो आपकी अगर पीवाईक्यू पर तैयारी है तो 30 से 60% तक आप पहले ही फाइट कर चुके हैं। ठीक है, 30 से 60% तक आप पहले ही फाइट कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपकी राह थोड़ी सी आसान हो जाएगी। यानी अगर 100 सवाल हैं तो 100 में आप लगभग 30 से 40 सवाल हूबहू आपको मिल जाएगा, और 125 सवाल है तो लगभग इसमें 50 सवाल आपको मिल जाएगा। तो आपको फाइट करने के लिए कितने सवालों के लिए तैयारी करनी है? तो फाइट जो बनती थी यूपीटीजीटी है, तो यूपीटीजीटी में एवरेज सबके 50 से 60 सवाल सबके सही हो जाएंगे, लेकिन इस पे चयन नहीं होगा। 50 से 60 सवाल सबके सही हो जाएंगे क्योंकि इस पे चयन नहीं होगा। चयन किस पर होगा? अगर 2021 के पैटर्न का पेपर बना देगा तो एवरेज जो मेरिट जाएगी अधिकतम 85 और न्यूनतम 75। 2021 के पैटर्न का पेपर अगर बनाएगा, टीजीटी 2021 के पैटर्न का पेपर बनाएगा 2022 की जो अपकमिंग एग्जाम है, तो उसमें आपका 85 अधिकतम और 75 न्यूनतम, इस पर सभी कैटेगरियों का चयन हो जाएगा। तो हमें टारगेट यही रखना है, लेकिन हमें टारगेट जो रखना है यूपीटीजीटी के लिए, अगर कठिन पेपर आए तो आपको 100 का टारगेट रखना है। कठिन पेपर आए तो 100 और आसान पेपर आता है तो आपको 110 का टारगेट रखना है। बाकी तो आप जितना सवाल है उतना ही कर लीजिए, कोई कम ज्यादा तो इसमें होता ही नहीं है, लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको अगर पीवाईक्यू की तैयारी है तो लगभग आधी लड़ाई आपने जीत ली, आधी लड़ाई आपने लड़ ली है। पीवाईक्यू के बाद अब आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? देखिए, जो भी सवाल आपका कठिन बनेगा, जैसे पीजीटी है और जीआईसी पीजीटी है, इन दोनों में हम देखें तो एक चीज हमें कॉमन दिखेगी। वो क्या दिखेगी? कथन। कथन कौन से? आलोचना के। आलोचना के कथन यहां पर खूब पूछे जाएंगे। काव्य की पंक्तियां, काव्य की पंक्तियां जो है वह भी यहां पर अच्छी पूछी जाएंगी, खूब सारी पूछी जाएंगी। संस्कृत काव्य शास्त्र, सॉरी संस्कृत व्याकरण, ये आपका, और इधर संस्कृत का साहित्य, ये सबसे अधिक कहां पूछा जाता है? ये आपका पूछा जाएगा जीआईसी पीजीटी में, सबसे अधिक पूछा जाता है। ठीक है, काव्य शास्त्र भी यहां पर आपसे ज्यादा पूछा जाता है, काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में भी यहां पर परिभाषाएं अधिक पूछी जाती हैं। ठीक है, कि वक्रोक्ति की परिभाषा किसने दी है, या आपसे पूछ लेगा कि भाई चलिए बता दीजिए काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दी है, काव्य हेतु की परिभाषा किसने दी है। तो जो परिभाषाएं हैं वो आपसे अधिक पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया कि संस्कृत व्याकरण, साहित्य, काव्यशास्त्र की परिभाषाएं, काव्य की पंक्तियां और कथन जो आलोचनात्मक पूछे गए हैं। जब आप पीवाईक्यू पढ़ें तो इस तरह के सवाल जरूर पढ़ें अच्छे से, ध्यान से, और यह भी ध्यान रखें कि उससे रिलेटेड मिलते जुलते और जो सवाल बन सकते हैं उसको भी पढ़ते हुए चलें, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट वही होगा जो परीक्षा में पूछा गया है और जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, सेम टॉपिक से रिलेटेड। अब मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त पूछा गया है,
इसका सीधा मतलब है कि चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त को छोड़कर जयशंकर प्रसाद का कोई भी नाटक आपसे पूछा जा सकता है, और उसमें जो बहुत कालजयी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज तो आप यहां पर कर लेंगे। अब आप पीवाईक्यू कर लिए, पीवाईक्यू के बाद फिर बारी आती है एमसीक्यू की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? तो एक ये प्रयास करिए कि किसी संस्थान से, किसी दोस्त से, किसी परिचित से, या स्वयं एक ग्रुप बनाकर आप हर एक टॉपिक पर एमसीक्यू तैयार करिए। जैसे मान लीजिए आदिकाल हो गया, अब ये आप टारगेट करिए कि सभी टॉपिक से आप कम से कम 50 से 200 सवाल तक, किसी में 50, किसी में 100, किसी में 150, किसी में 200, इतने सवाल आप हर एक टॉपिक से सॉल्व करें। ठीक है, एमसीक्यू के, आदिकाल से, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, गद्य विधाओं में, तो 50 से 100 सवाल, जो 200 सवाल तक आप प्रत्येक टॉपिक से एमसीक्यू के रूप में सॉल्व करें। ये आपको ध्यान रखना है, और ये कौन सी स्ट्रेटजी है? एग्जाम के लास्ट टाइम वाली। अब ये एमसीक्यू कब करना है? जिस चैप्टर को आप पढ़ें उसी चैप्टर का आप एमसीक्यू करें। और अब पढ़ाई आपको बहुत तीव्र गति से करनी है, शॉर्टेस्ट वे में करनी है। अब जैसे आपका पीजीटी का पेपर पहले है, तो पीजीटी में आप अगर आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल साथियों आपको 2 से 3 घंटे में पढ़ना है। 2 से 3 घंटे में आपने आदिकाल पढ़ लिया, और उसके बाद आप उस पर क्या करें? एमसीक्यू सॉल्व करें। मैंने आपको प्रैक्टिस बैच जो शुरू किया है, उस प्रैक्टिस बैच में यही निर्णय लिया है कि आपको हर एक टॉपिक पर मास्टर वीडियो दूंगा। 2 घंटे से 4 घंटे तक का वीडियो रहेगा, जिसमें एक टॉपिक आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो एक टॉपिक आपका समाप्त होगा, और जैसे वो टॉपिक समाप्त होगा उस रिकॉर्डेड वीडियो को मैं एमसीक्यू आपको उसमें कराऊंगा। यानी 2 से 4 घंटे में पूरा टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दिया। अब फिर क्या होगा कि उसी संबंधित आपको एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, पेपर के 10 दिन पहले, पेपर के 10 दिन पहले आपको 10 मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा, और वो मॉडल पेपर हो सके तो आप ओएमआर सीट पर करिए। ठीक है, हो सके तो उस पेपर को आप ओएमआर सीट पे करिए। मैं आपको ओएमआर सीट भी जो है दे दूंगा, आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके या मार्केट से आप ओएमआर सीट खरीद सकते हैं। देखिए, जब आप ओएमआर सीट पर प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं? ओएमआर सीट पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने 2 से 3 सवाल ऐसे बचा सकते हैं जो आते तो हैं आपको, लेकिन परीक्षा में आपसे गलत हो जाते हैं। तो आने वाले सवालों को यदि आप बचाना चाहते हैं कि आपसे गलती न हो, ऐसे 2 से 3 सवाल, तो आपको ओएमआर सीट पर ही सवालों को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो यानी टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है, टॉपिक वाइज ही आपको उससे महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं। अब एमसीक्यू सॉल्व करते समय भी आपके जो सवाल गलत हो जाएं, उसको तुरंत ही आपको क्लियर कर लेना है, तुरंत का तुरंत। जैसे मान लीजिए आपसे कोई अलंकार पूछ लिया, ठीक है, मान लीजिए उदाहरण अलंकार आपके यहां आया और आपका सवाल गलत हो गया, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत गूगल उठाइए या आपके पास जो भी सोर्स है उसको उठाइए और उसको तुरंत आप क्या करिए? नस्ते नाबूद कर दीजिए कि अब इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछा जाए जीवन में तो गलत नहीं होना चाहिए। जब तक आप हर एक सवाल से दुश्मनी नहीं करेंगे तब तक आप विजयी नहीं होंगे। तो आपके टारगेट में होना चाहिए या तो मैं रहूंगा या तो ये टॉपिक रहेगा, इस तरह से दुश्मनी कर लीजिए। अब एक और सवाल आता है कि कितने घंटे पढ़ाई करें? कल से प्रैक्टिस बैच शुरू होगा। कितने घंटे पढ़ाई करें? तो देखिए, पढ़ाई के लिए ये क्लासेस जो होंगी ये 2 पार्ट में पढ़ाई जाएंगी, प्रैक्टिस वाली। एक क्लास में स्वयं पढ़ाऊंगा और एक क्लास आपको किसके द्वारा मिलेगी? सुचित सर के द्वारा मिलेगी। यानी सुचित सर भी आपको पढ़ाएंगे और मैं भी आपको प्रैक्टिस बैच में पढ़ाऊंगा। 2 टीचर मिलकर आपको पढ़ाएंगे क्योंकि समय भी कम है और आपको ज्यादा चीजें कवर करानी है। ठीक है, क्लियर है? अब ये प्रैक्टिस का समय क्या होगा? तो प्रैक्टिस का समय अलग अलग होगा।
ठीक है। एक रिकॉर्डेड क्लास आपको पर डे दी जाएगी, 2 से 3 घंटे की एक क्लास दी जाएगी जिसमें एक टॉपिक आपका कवर करवा दिया जाएगा, और उस टॉपिक को कवर करवाने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस वाली क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, तो जो रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया जाएगा, पर डे एक क्लास दिया जाएगा, उसमें कुछ क्लासेस आपको लाइव भी मिलेंगी, वो बहुत ही फास्टेड मोड में रिवीजन करवाया जाएगा। उसमें मैं ये मानकर आपको पढ़ाऊंगा कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, पूरे सिलेबस को आप जानते हैं, उसके बाद मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा। अब आप सोचिए कि अगर आपको 2 से 3 घंटे में मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाऊंगा तो तेज तो पढ़ाना पड़ेगा। आपको 2 से 3 घंटे में यदि मैं पूरा भक्तिकाल पढ़ाऊंगा तो स्वाभाविक है कि जल्दी तो पढ़ाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से आपको आदिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, आदिकाल की महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कथन, भक्तिकाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, इसके भी अलग अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे कि वो वीडियो आप पढ़ेंगे और फिर क्या होगा, आप उससे संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पेपर से 10 दिन पहले आपको 10 मॉडल पेपर भी कराया जाएगा, वो पेपर आप मॉडल पेपर ओएमआर सीट पे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये योजना है, आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा देखिए कुछ चीजें आपको बेहतर तरीके से समझनी है कि 3 से 4 सवाल आपके पूछे जाएंगे जिसमें तिथियां पूछी जाती हैं। अब आपको बता दें साथियों कि डेट जो है वो यूपी टीजीटी पीजीटी या जीआईसी में बहुत कम पूछी जाती है, फिर भी 3 से 4 सवाल तो आपके यहां पूछे ही जाएंगे डेट पर आधारित, तिथियों पर आधारित। तो जो कालजयी रचनाएं हैं, यानी जो कालजयी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की तिथियां आपको याद करनी पड़ेंगी। कालजयी रचनाएं कौन सी हैं? अब आपको मैं कह दूं कि जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी क्या है? उनकी एक कालजयी रचना है कामायनी, तो आपको याद होना चाहिए कि 1935 की रचना है। अब आप कहें प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की कहानी कफन, यह आपको याद होना चाहिए, इसका समय 1936 है। मैं कहूं गोदान, तो इनकी बहुत चर्चित रचना है, यह भी आपको याद होना चाहिए, इसकी डेट 1936 है। मैं आपसे पूछूं राम की शक्ति पूजा, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही चर्चित और कालजयी रचना है, तो यह आपको इसकी डेट आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी के पहले कवि, तो हिंदी के जो पहले कवि हैं, प्रथम कवि हैं, उनका जन्म तिथि आपको याद होनी चाहिए, जन्म वर्ष उनका याद होना चाहिए कि किस वर्ष उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, किसी भी विधा की पहली और अंतिम रचना आपको याद होनी चाहिए, प्रथम और अंतिम रचना आपको किसी भी विधा की, किसी भी रचनाकार की जरूर मालूम होनी चाहिए। जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना, जयशंकर प्रसाद की अंतिम छायावादी रचना, यह आपको जरूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जितनी भी परिभाषाएं हैं वो स्थापना और तर्क में पूछी जाएंगी। जैसे आदिकाल की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, ये कहां पूछी जाएंगी? ये स्थापना और तर्क में पूछी जाएगी। एक कथन दे देगा और एक कारण दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, किसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो जितनी भी परिभाषाएं हैं, यानी आदिकाल की परिभाषा, भक्तिकाल की, रीतिकाल की, आधुनिक काल में नई कविता क्या है, अकविता क्या है, अकहानी क्या है, आंचलिक उपन्यास किसे कहते हैं, तो जितने भी टॉपिक आपके यहां हैं उन सभी टॉपिक की परिभाषा पर बेस्ड आपको सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद यहां पर एक और सवाल पूछा जाएगा, विधाओं की पहचान। यह सबसे कठिन सवाल होता है, विधाओं की पहचान करना। अब आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए सवाल पूछा जाएगा कि मुन्नी की डायरी या मुन्नी मोबाइल किस विधा की रचना है। ठीक है, या पूछ लेगी अजय की डायरी किस विधा की रचना है। या आपसे पूछ लेगा अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। तो जहां पर भी विधाएं पूछी जाती हैं वो ज्यादातर सवाल कहां से होते हैं, वो अन्य गद्य विधाओं से ही टॉपिक बनते हैं। यानी आप जब भी अन्य गद्य विधाओं को पढ़ेंगे तो उन रचनाओं को अच्छे से याद करने का प्रयास करेंगे कि यह किस विधा की रचना है, आपसे सवाल पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है,
अन्य गद्य विधाओं पर इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा दो रचनाकार आप ध्यान रखिएगा, एक तो शुक्ल जी और दूसरे बच्चन सिंह। शुक्ल जी और बच्चन सिंह, इन दो लोगों के आलोचनात्मक कथन यह आपकी परीक्षा में अधिक रहते हैं, अधिक पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से इनकी भी तैयारी आपको अच्छे से करनी है कि ये किस विधा की रचनाएं हैं, सॉरी ये किस आलोचनात्मक कथन कहां से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो कवि और लेखक हैं उनका काल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? काल। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भाई बताइए प्रेमचंद युग के कौन कौन से उपन्यासकार हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन प्रेमचंद युग के उपन्यासकार हैं, इनमें से कौन प्रेमचंद युग के उपन्यासकार नहीं है, इनमें से कौन भारतेंदु युग के नाटककार हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग के रचनाकार हैं और उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। तो इस तरीके से एक तो आपको पूछेगा कि कौन सा रचनाकार किस युग का है, और कई बार पूछ लेता है कि कौन सी रचना किस युग की है। तो रचना और रचनाकार का युग भी आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर एक और सवाल आता है कि जितनी भी रचनाओं पर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, जितने भी पुरस्कार आपको आज तक दिए गए हैं, जितने भी आपको पुरस्कार आज तक दिए गए किसी भी रचना पे, वो सारी रचनाएं क्या है? कालजयी हैं। जितनी भी रचनाओं पर पुरस्कार दिया गया है वो कालजयी हो जाती हैं। अब मान लीजिए महादेवी वर्मा को पुरस्कार दिया गया है यामा पर, तो यामा का वर्ण विषय, यामा किस साल छपी, यामा किसकी रचना है, और यामा के जो रचनाकार हैं उनकी और जो रचनाएं हैं वह भी आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो जो भी पुरस्कृत रचनाकार हैं उनकी सभी रचनाएं और जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनकी विधा और वो किस वर्ष निकली, ये और उनका वर्ण विषय, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। जितनी भी पुरस्कृत रचनाएं हैं यह भी आपको अच्छे से पढ़ना है, यहां से भी सवाल आपके यहां पूछे जाएंगे। ठीक है, काव्यशास्त्र में जितने भी काव्यशास्त्री हैं उनकी तिथियां कि वो किस वर्ष या किस शताब्दी के रचनाकार हैं, और उन्होंने जो जो रचनाएं लिखी हैं और उन्होंने जो जो सिद्धांत लिखे हैं वह भी आपको तैयार होना चाहिए। इसके अलावा 2 से 3 सवाल जो एकदम नवीनतम प्रकाशित रचनाएं हैं उनसे भी पूछा जाएगा, तो यह भी आपको नवीनतम वाला भी याद रखना चाहिए। ठीक है, काव्य की पंक्तियां पूछी जाएंगी, तो काव्य की पंक्तियां ज्यादातर कहां से पूछी जाती हैं? वो इतिहास ग्रंथ में इतिहासकारों ने जो उदाहरण के तौर पर काव्य की पंक्तियां दी हैं वही काव्य की पंक्तियां आपके पेपर में भी पूछ ली जाती हैं। तो काव्य की पंक्तियों को भी और आलोचनात्मक कथन को भी आप यहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब एक बात आती है कि यदि आप हमारे यहां जुड़ के प्रैक्टिस बैच लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको कराई जाएंगी ध्यान में रखकर। नहीं भी हमारे यहां पढ़ते हैं तो आपके लिए फ्री में हम मैराथन भी चलाते हैं, जिसकी तिथि जल्दी ही आपको घोषित कर दी जाएगी, बता दी जाएगी, और 6 से 8 घंटे की क्लास में मैराथन की देता हूं और उसमें लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं, लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं और उसी से आपके पेपर भी बन जाते हैं। तो एक तो मैराथन में लास्ट में चलाऊंगा, बाकी पूरा कोर्स जो है मैं शुरू कर दूंगा पढ़ाना, पूरा कोर्स कराया जाएगा। बस आपको एकदम तन्मयता के साथ, मौज के साथ पढ़ाई शुरू कर देनी है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से आपको पढ़ना है, जो जो पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा वह भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, इसी रोड मैप पे आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह परीक्षा आपके जीवन की अंतिम परीक्षा हो और इसी में आपका चयन हो जाए, आपको आगे भटकने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, यदि आप हमारे प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 9628 95 92 37। इसमें आपको पूरा सिलेबस का क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। दूसरा, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी और तीसरे, आपको हम 10 मॉडल पेपर देंगे परीक्षा से 10 दिन पहले। तो ये पूरी योजना है। आइए जुड़िए, हम पर विश्वास करिए और निश्चित तौर पर हम आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए, कल मुलाकात होती है आपसे क्लास में। धन्यवाद।